वहीं गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों पर ईरान का ताजा बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल पर जनसंहार का आरोप लगाया है और कहा कि गाजा की घेराबंदी सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। गाजा में इस समय बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायल के हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं रूस ने इजरायल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने की पहल की है। Что они собираются делать? Наносить удары с помощью палубной авиации? Куда? По кому? Я просто не вижу смысла с военной точки зрения. Первое. Второе, это может быть как элемент. हमास पर इजरायल के बढ़ते हमलों के खिलाफ दो पुराने और कट्टर दुश्मन भी साथ आते दिख रहे हैं। कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें दोनों ने इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग पर गंभीर चर्चा की। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास ईरान से फोन आया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया था। दोनों ने गाजा और उसके आसपास के मौजूदा जंगी हालात पर चर्चा की। मोहम्मद बिन सलमान ने रईसी को बताया कि सऊदी अरब वर्तमान तनाव को रोकने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने पर सऊदी प्रतिबद्ध है। ईरान की प्रेस एजेंसी IRNA ने भी मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी के बीच फोन पर बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध अपराध को खत्म करने की जरूरत पर चर्चा की। इजरायल हमास जंग सऊदी अरब और इजरायल के बीच सुधरते रिश्तों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। दोनों के बीच नजदीकियों को बढ़ाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू की थी, जिसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी और सिविलियन परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में मदद मिलती। लेकिन हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग ने सऊदी इजरायल की नजदीकियों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। सिर्फ ईरान ही नहीं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से भी फोन पर बात कर फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा की है। दूसरी तरफ चीन की मध्यस्थता के बाद मार्च में सऊदी अरब और ईरान के बीच भी संबंधों की बहाली हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर इजरायल फिलिस्तीन युद्ध और बढ़ता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सऊदी अरब, ईरान और तुर्की आपस में सहयोग कर कोई कदम उठा सकते हैं। अमेरिका हमास के साथ युद्ध लड़ रहे अपने सबसे करीबी दोस्त इजरायल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। हमास ने जिन इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया है, उन्हें छुड़ाने में अमेरिका भी मदद करेगा। इसके लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के खूंखार कमांडो गाजा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे और हमास ने जिन आम नागरिकों को बंधक बनाया है उन्हें रेस्क्यू करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। One of our highest priorities, of course, is the safety and well-being of American citizens, and that will continue to be among our highest priorities. हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि वो सभी लापता लोगों को खोज निकालेगा। At the same time, we have a number of Americans who remain unaccounted. We are working very closely with the government of Israel to determine their whereabouts and if they have been taken hostage by Hamas, to work to secure their release. अमेरिका जिन स्पेशल फोर्स के कमांडो को गाजा में ऑपरेशन के लिए उतारने वाला है, वो हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिकी कमांडो गाजा में इजरायली सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। हमास ने 150 से अधिक लोगों को बंधक बनाया है। इनमें 95 इजरायली नागरिक हैं। इजरायल अमेरिका अपने नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन हमास इस पूरे मामले में झुकने को तैयार नहीं। हमास के एक टॉप कमांडर ने बंधकों को लेकर इजरायल और अमेरिका को साफ-साफ संदेश भी दिया है। अपने बयान में हमास के टॉप कमांडर इज्जत अल रिशेक ने कहा है कि बंधकों की अदला बदली करना जल्दबाजी होगी। रिशेक ने कहा कि बंधकों को लेकर तभी चर्चा करेंगे जब इजरायल की हमास के खिलाफ आक्रामकता खत्म हो जाएगी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने गाजा में बंधक बनाकर रखे गए लोगों की तत्काल रिहाई की अपील की है। I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. वहीं नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों की जान के नुकसान को रोकने के लिए जो भी संभव हो वो किया जाना चाहिए। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव पहुंचकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन की इस यात्रा का मकसद इजरायल को हर संभव मदद पहुंचाना है।
इसलिए अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि वो इजरायल के नागरिकों के समर्थन में खड़ा है। Not since ISIS have we seen this kind of depravity, and we will continue to stand very resolutely against it. ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि इजरायल को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो मदद चाहिए वो उसे मिले। President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression against Israel. अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के साथ खड़े होने के लिए अमेरिका को थैंक यू बोला है। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि हमास को कुचल दिया जाएगा। אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. ראינו ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम हमास की हरकत से हैरान हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. हमास इजरायल के बीच जंग से रूस को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबे समय से हथियार, गोला बारूद और आर्थिक मदद दे रहे हैं। लेकिन अब जबकि इजरायल और हमास की लड़ाई चल रही है तो अमेरिका अपना फोकस यूक्रेन के बजाय इजरायल पर शिफ्ट कर रहा है। You don't want to be trying to bake in long-term support when you're at the end of the rope. अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही यूक्रेन को फंडिंग देना बंद कर देगा। I mean, today we announced $200 million, and we'll keep that aid going as long as we can, but it's not going to be indefinite. जाहिर है अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार और फंडिंग देना बंद करता है तो रूस के साथ जंग में वो पिछड़ जाएगा और इसका सीधा फायदा रूसी राष्ट्रपति पुतिन को होगा। गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ मिसाइल, रॉकेट्स और बम बरसा रहे इजरायल के पास गोला बारूद का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। इस युद्ध में इजरायल का साथ दे रहा अमेरिका भी गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी से जूझ रहा है। साथ ही इजरायल के पास दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल्स की भी किल्लत है। इजरायल की मुश्किल को देखते हुए अमेरिका का एक जहाज 2 दिन पहले गोले बारूद का जखीरा लेकर तेल अवीव पहुंचा था। हालांकि अमेरिका खुद भी गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि वो पहले ही हथियार और गोले बारूद का एक बड़ा स्टॉक यूक्रेन को मदद के नाम पर दे चुका है। अमेरिका के सामने दुविधा यह है कि अगर वो यूक्रेन को गोला बारूद भेजेगा तो इजरायल कमजोर पड़ सकता है। इस हालात को भांपते हुए इजरायल ने इसी साल अगस्त में एलबीट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm तोप के 10 लाख गोले बनाने का ऑर्डर दिया था। साथ ही इजरायल ने M107A3 तोप के गोले खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इजरायल को फाइटर प्लेन से गिराए जाने वाले GBU-39 बम की कमी हो सकती है। साथ ही 122 mm तोप के गोले और मोर्टर की भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।